अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज दो ऐसी खबरें सामने आई हैं जो मुस्तकबिल के कौमी और सियासी मंजरनामे पर दूररस असरात मुरत्तिब करेंगी। एक तरफ चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी और दोबारा तैनाती के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस सामने आया है, जबकि दूसरी तरफ पाक फौज में अहम तकरीरियां और तबादले हुए हैं, जिनमें नए DG-ISI की तब्दीली भी शामिल है। ISPR के मुताबिक मौजूदा DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है, जबकि कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को नया DG-ISI मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अलावा साबिक DG रेंजर्स सिंध लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरावाला, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का सदर तैनात किया गया है, जबकि मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर एडजुटेंट जनरल मुकर्रर कर दिया गया है। नए DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम इस वक्त कोर कमांडर कराची के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को रिवायती और गैर रिवायती खतरात के माहौल में कमांड का वसी तजर्बा है। उन्होंने पंजाब रेजिमेंट के लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन हासिल किया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम NDU इस्लामाबाद से ग्रेजुएट हैं, जबकि मास्टर्स डिग्री किंग्स कॉलेज लंदन और NDU इस्लामाबाद से हासिल की। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को कमांड स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट्स का तजर्बा है। उन्होंने मगरबी सरहद और LOC पर कमांड की है, जनूबी वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड को कमांड किया और बलोचिस्तान में भी तवील खिदमत अंजाम दी है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब में कमांड किया, कुर्रम एजेंसी और हंगू में इन्फेंट्री ब्रिगेड को कमांड किया, जबकि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलोचिस्तान भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम NDU PMA और स्टाफ कॉलेज कोयटा में इंस्ट्रक्टर रहे और स्टाफ कॉलेज कोयटा के कमांडेंट भी रहे हैं। ISI के मौजूदा सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 16 जून 2019 को DG-ISI मुकर्रर किया गया था। वो 2 साल से ज़ायद इस ओहदे पर तैनात रहे। बतौर DG-ISI जनरल फैज हमीद का दौर वाक़यात से भरपूर रहा, हालांकि DG-ISI बनने से पहले भी उनका नाम घर घर जाना जाता था और ये तासुर आम था कि जनरल फैज हमीद गैर मामूली इख्तियारात रखते हैं। ISI का सरबराह बनने से पहले वो बतौर लेफ्टिनेंट जनरल 2 माह तक GHQ में एडजुटेंट जनरल तैनात रहे, जबकि अप्रैल 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने से पहले ISI में DG काउंटर इंटेलिजेंस रहने वाले मेजर जनरल फैज हमीद का नाम भी खबरों में रहा। 2018 के आम इंतखाबात के मौके पर भी जनरल फैज हमीद DG काउंटर इंटेलिजेंस थे और 27 नवंबर 2017 को जब फैजाबाद धरना खत्म करने के मुआहदा तय पाया तो उस पर मेजर जनरल फैज हमीद के भी दस्तखत मौजूद थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अब पेशावर कोर कमांड करेंगे और कोर कमांड करना आर्मी चीफ बनने के लिए रिवायती तौर पर एक ज़रूरी अहलियत समझी जाती है। नवंबर 2022 में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर होंगे, यानी आर्मी चीफ बनने के उम्मीदवारों में शामिल होंगे, क्योंकि रिवायती तौर पर वजारत दिफा वज़ीर आज़म को 4 सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम तजवीज़ करती है, मगर वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि वो किसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करते हैं। नए DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का नाम इस ओहदे के लिए कुछ दिनों से खबरों में था और आज बाकायदा इसका ऐलान किया गया है। जनरल नदीम अंजुम एक ऐसे वक्त में ISI की कमान संभाल रहे हैं जब अफगानिस्तान से हाल ही में गैर मुल्की अफवाज का इनखला हुआ है। तालिबान वहाँ पर एक बार फिर बरसर इख्तिदार हैं और दूसरी जानिब कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बयान दे चुके हैं कि हुकूमत कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत कर रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि हथियार डालने की सूरत में हम तालिबान के ग्रुप्स को माफ़ कर देंगे और वो आम शहरी बन जाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने आज चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, मगर चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत के मामले पर हुकूमत में वाज़ेह तकसीम है। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की अलग राय है और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की अलग राय है। जो तकसीम कल अलग अलग वाज़ेह नज़र आ रही थी, आज वो एक साथ बैठ कर भी नजर आई। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपोजिशन लीडर से मुशावरत पर जैसे ही फ़रोग़ नसीम ने बात की तो देखिए फवाद चौधरी ने क्या कहा। हमारे और फवाद में अगेन कोई डाइकोटमी नहीं है हमारे नैरेटिव में, बयानी में। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अपॉइंटमेंट करेंगे चेयरमैन नैब की सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद लीडर्स ऑफ द हाउस एंड ऑपोजिशन ऑफ द नेशनल असेंबली, यानी सदर साहब जो है वो दोनों की कंसल्टेशन करेंगे, PM नहीं करेंगे। ठीक है जी? नहीं, इसमें वैसे मैं थोड़ा सा, चूँकि ये तो एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, फ़रोग़ नसीम साहब ने सामने रखा है। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। नाउ इट्स अप टू मैं, बिकॉज आई स्पीक फॉर प्राइम
प्रेसिडेंट साहब का प्रेसिडेंट हाउस से मैंने भी नहीं पूछा उनकी क्या इसके ऊपर ओपिनियन है, क्योंकि देखिए हमारी बड़ी वाज़ी ओपिनियन है और फरोग नसीम साहब ने पूरा लॉ आपके सामने ये रखा है। अपोजिशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से मुशावरत नो, ये सिंपल वाला। मैंने कल भी कहा अगर आपको शौक है शहबाज शरीफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत कराने का, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बदल लें और आराम से अपनी मुशावरत कर लें, क्योंकि देखिए ये बड़ा बेहुदा बात है कि आप चोर से पूछ के कहें कि जनाब बताइए आपका थानेदार कौन होगा। फरोग नसीम का मौक़िफ़ है कि नैब के कानून के मुताबिक सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करके चेयरमैन नैब की तकरीरी करेंगे। फरोग नसीम वाज़ेह पोजीशन ले रहे हैं कि शहबाज शरीफ से मुशावरत होगी, मगर ये मुशावरत वज़ीर आज़म नहीं सदर करेंगे। मगर फवाद चौधरी का मौक़िफ़ है कि अपोजिशन से मुशावरत हो सकती है मगर शहबाज शरीफ से नहीं होगी। यही वज़ीर आज़म की भी पोजीशन है। अगर यही वज़ीर आज़म की पोजीशन है तो ऑर्डिनेंस में क्यों लिखा है कि सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब की तैनाती करेंगे? अगर सदर मुशावरत करेंगे मगर वज़ीर आज़म नहीं करेंगे तो मसला उसूल का है या फिर वज़ीर आज़म की अना का है? वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात की राय में इख्तलाफ कल भी नजर आया था। कल भी फरोग नसीम अपोजिशन लीडर से मुशावरत की बात करते रहे, जबकि फवाद चौधरी उसका इनकार करते रहे और ये एक बार नहीं बार बार होता रहा। वज़ीर आज़म साहब बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बात कह चुके हैं, हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे अगले चेयरमैन की तैनाती के लिए। शहबाज शरीफ से ही मुशावरत होगी। जी हाँ, ऐसे ही है, उनसे कंसल्टेशन किया जाएगा। अगर कानून ये कहता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत करनी है तो फिर करनी है। एक बात आपने तय कर ली है कि शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं होगी। उनसे कंसल्टेशन नहीं हो सकती ना, उनसे कंसल्टेशन होनी होती तो फिर तो लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है। वैसा बड़ा फैसला हुआ। पहले तो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अपोजिशन लीडर से कतई तौर पर मुशावरत नहीं होगी। फिर आपने मीडिया से गुफ्तगू की कि फैसला हुआ है अब कि मुशावरत होगी और तहरीरी तौर पर होगी। फिर अटॉर्नी जनरल साहब का बयान आया, उन्होंने भी आपकी बात की ही आप वाली बात की कि हाँ जी मुशावरत होगी। मगर फिर फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट सामने आया मीडिया पर कि मुशावरत कतई तौर पर नहीं होगी। मतलब होगी या नहीं होगी क्या? क्योंकि आप वज़ीर कानून हैं, आप बताइए। मेरे हिसाब से तो होगी। तक ये तकसीम वाज़ेह है, आसाद बैठकर भी नजर आई। हुकूमत ने आज ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दी है और जब तक नए चेयरमैन नैब की तैनाती नहीं हो जाती उस वक्त तक मौजूदा चेयरमैन नैब ही ओहदे पर बरकरार रहेंगे। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए मुशावरती अमल पर अब भी तनाज़ा है, हुकूमत में कन्फ्यूजन है। और अगर ये मुशावरती अमल शुरू भी हो जाता है और इसके बाद सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। उस वक्त तक मौजूदा चेयरमैन नैब ही चेयरमैन नैब रहेंगे। और अहम बात यह है कि हुकूमत ना सिर्फ मौजूदा चेयरमैन नैब की मुसलसल तारीफें कर रही है बल्कि बार बार कह रही है कि वो नए चेयरमैन के लिए मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल के नाम पर भी गौर कर रही है। इस हवाले से आज हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक नैब का एक चेयरमैन होगा जिसे सदर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत के साथ तैनात करेंगे। और अगर चेयरमैन नैब के नाम पर इत्तफाक नहीं होता तो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की तरफ से दिए गए मुजवज़ा नामों को सदर पार्लिमानी कमेटी के पास किसी भी एक नाम की बतौर चेयरमैन नैब मंजूरी के लिए भेज देंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील कौमी असम्बली के स्पीकर करेंगे, जिसमें 50% अरकान हुकूमती और 50% अरकान अपोजिशन की नामजदगी बेंचेस की अददी अक्सरियत की बुनियाद पर मुतल्लिका पार्लिमानी लीडर्स करेंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की मजमूई तादाद 12 अरकान पर मबनी होगी, जिसमें 1/3 अरकान सेनेट से भी होंगे। और अगर इस मौके पर कौमी असम्बली तहलील होती है तो पार्लिमानी कमेटी के तमाम अरकान सेनेट से होंगे। हुकूमती ऑर्डिनेंस में नैब चेयरमैन की मुद्दत में तौसी की इजाजत भी दे दी गई है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब 4 साल के लिए अपने ओहदे पर रहेंगे और उन्हें ओहदे से इन ग्राउंड्स के अलावा नहीं हटाया जा सकता जो ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए मौजूद हैं। और ओहदे से हटाने के लिए फोरम भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा कोई और नहीं होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब की 4 साल मुद्दत खत्म होने के बाद मौजूदा चेयरमैन को सदर दोबारा 4 साल के लिए तैनात कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए भी वही उसूल लागू होंगे जो किसी नए चेयरमैन की तैनाती के लिए होते हैं। नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक किसी भी नए चेयरमैन की तैनाती तक जाने वाली चेयरमैन अपने फ़राइज़ की अंजामदही बरकरार रखेंगे और इन तमाम इख्तियारात के साथ वो अपना काम जारी रखेंगे जो चेयरमैन नैब के पास होते हैं। चेयरमैन नैब की तैनाती और तौसी के अलावा भी नैब कवानीन में दीगर तरामीम की गई हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक नैब कानून का इतलाक वफाकी, सूबाई और मकामी टैक्सेशन के मामलात पर नहीं होगा। वफाकी और सूबाई काबीना कमेटियों और ज़ेली कमेटियों के फैसले नैब के दायरा इख्तियार में नहीं होंगे। मुश्तरका मुफादात काउंसिल, NEC, NFC और एक्निक के फैसले भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। इसके अलावा CDWP और PDWP
के फैसले भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। किसी भी शख्स या इदारे जिसका ताल्लुक या जिसकी ट्रांजैक्शन का ताल्लुक बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी अवामी ओहदेदार से नहीं, वो भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। कवायद की बेज़ाब्तगी के हवाले से अवामी या हुकूमती मंसूबा भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। सिर्फ माली फ़वाइद की सूरत में हुकूमती या अवामी मंसूबा नैब के दायरा इख्तियार में होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सदर चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत करके मुल्क भर में इतनी एहतसाब अदालतें कायम कर सकते हैं जितनी वो ज़रूरी समझते हैं, और सदर एहतसाब अदालत के जज के लिए मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत के बाद हर उस शख्स को तैनात कर सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हो, और उस शख्स को भी तैनात कर सकते हैं जो किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो या खुसूसी अदालत का मौजूदा या रिटायर्ड जज हो, मगर इस सूरत में तैनाती के वक्त उसकी उम्र 68 साल से ज़्यादा ना हो। जबकि एहतसाब अदालत के जज को 3 साल के लिए तैनात किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत तमाम जराइम नाकाबिल ज़मानत होंगे। सिर्फ एहतसाब अदालत के पास जमानत या मुलजिम की रिहाई का इख्तियार होगा। नैब मुलजिम को करप्शन की रकम के मुसावी ज़र जमानत जमा करने पर जमानत मिल सकेगी, जबकि चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से रेफरेंस दायर करेंगे और एहतसाब अदालत रोजाना की बुनियाद पर केसेस की समाअत करके 6 माह के अंदर उसे निपटाएगी। जबकि चेयरमैन नैब हकाइक और केस के वाक़यात को देखकर प्रोसिक्यूटर जनरल के साथ मुशावरत करके रेफरेंस दायर करेंगे, और रेफरेंस दायर करने के बाद अगर चेयरमैन नैब को प्रोसिक्यूटर जनरल के साथ मुशावरत के साथ लगा कि रेफरेंस जुज़वी या मजमूई तौर पर बिला जवाज है, तो अदालत से रेफरेंस के खात्मे की सिफारिश कर सकते हैं। यह है हुकूमती ऑर्डिनेंस के अहम नकात। इस हवाले से आज फवाद चौधरी ने ऐलान किया कि हुकूमत एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लेकर आएगी, और इस हवाले से अगर अपोजिशन नैब कवानीन में तरामीम तजवीज़ करना चाहे तो वो कर सकती है। अब एक ऑर्डिनेंस जो है वो हम ला रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा जो है वो एक्ट भी इसका आएगा। तो हम ये ऑर्डिनेंस जो है इसकी कंसल्टेशन करेंगे अपोजिशन के साथ, और अपोजिशन को हम ये दावत दे रहे हैं कि आप और भी अगर अमेंडमेंट्स इसमें चाहते हैं या आप अपनी राय देना चाहते हैं वो भी हमें डाल दें, और उसको हम जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के जरिए जो है इसका दूसरी रिफॉर्म्स जो हैं वो ले आएंगे। सब पर बात करने के लिए हमने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को प्रोग्राम में बुलाया। उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत पर रजामंदी भी जाहिर कर दी, मगर फिर मसरूफियात का कहकर मना कर दिया। जहां हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस लाने के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए अपोजिशन को तजावीज़ देने की पेशकश कर रही है, तो वहीं नैब चेयरमैन की तौसी पर अपोजिशन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। आज मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया। ये जो तसलसल की बात होती है ना, उसी शख्स को बरकरार रख, इसका मतलब है कि पीछे मेलाफाइडी इंटेंट है। ये डील हुई होती है कि तुम मेरे दुश्मनों को विक्टिमाइज करना, मैं तुम्हें एक्सटेंशन देता जाऊंगा। शौकत अजीज सिद्दीकी की तो आप हटा देते हैं, काजी फाइज ईसा को आप कटहरे में खड़ा कर देते हैं, और चेयरमैन नैब को आप एक्सटेंशन देते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी गुनाह में मुलव्वस हैं और उस गुनाह के तसलसल के लिए आप ये एक्सटेंशन चाहते हैं। तो ये एक्सटेंशन ना सिर्फ ये कि गैर आईनी है बल्कि गैर कानूनी है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो स्टैंड नहीं करेगी बल्कि स्ट्राइक डाउन होगी, और होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने केसेस के हवाले से नैब पर तनकीद करते हुए कहा कि इन केसेस में नैब को ऊपर से ऑर्डर मिले। नैब का कानून ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई रेफरेंस आता है तो जो नैब का चेयरमैन है वो उस रेफरेंस को देखता है, मीटिंग बैठती है, वो देखता है कि वो लीगली उसमें इतना दम है, वो उसको एग्जामिन करता है। लेकिन मेरे केस में, मियां साहब के केस में, नैब ने इस तकल्लुफ की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने इस एक्सरसाइज से गुजरना मुनासिब ही नहीं समझा, क्योंकि ऑर्डर्स थे ऊपर से, तो उन्होंने बगैर देखे उन्होंने ये चीज जो है वो रेफरेंसेस उन्होंने दर्ज कर लिए। फिर हम पर मॉनिटरिंग जज भी बैठ गया, डे टू डे हमारी हेयरिंग हुई और उसके नतीजे में हमें ये सजा हुई। जब इमरान खान साहब ये कहते थे हम सुन के कान पक गए कि नवाज शरीफ अंपायर को साथ मिला के खेलता है। मेरी इस दरखास्त के जरिए आज कौम पर वाजे हो गया कि इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की। पहले हम उसको भी 2014 से वो शुरू हुए धरनों से जो बात शुरू हुई, और उसके बाद आज तक वो अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं। साथ ही उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त से मुताल्लिक कहा कि ये मेरी जाती दरख्वास्त नहीं है बल्कि अदलिया का भी मुकदमा है, और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी भरपूर तनकीद की।
ये मेरी जाती पिटिशन नहीं है। मैं एक बहुत छोटी सी इंसान हूँ। ये मेरी जाती पिटिशन नहीं है, ये जाती एप्लीकेशन नहीं है, ना मेरी जात का मुकदमा है। ये उस अदलिया का भी मुकदमा है जिसको ये इस किस्म के किरदार जो है सामने रख के उनको दागदार करते हैं, उनको प्रेशर में लेके आते हैं। ये उनका भी मुकदमा है। और देखें, साकिब निसार साहब एक मिसाल है। मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब तारीख में ये बातें जा रही हैं तो ये बात मैं कौम के सामने रखना चाहती हूँ कि साकिब निसार साहब से जो भी फैसले लिए गए दबाव में, मुझे नहीं पता था उन पर क्या दबाव थे और क्या उनकी कमजोरी थी जो इनके हाथ में थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अदलिया का जो वकार है, तकद्दस है, उसको पामाल किया। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने एक इस तरह का उनके साथ वो कर लिया कि उससे जाती रंजिश की बू आने लगी। बार बार जो भी मुकदमा होता था उसमें सजा नवाज शरीफ को होती थी और उनको न सिर्फ ये कि नाअहल किया बल्कि पार्टी सदारत से हटा दिया। तो जब इस किस्म के जो अदलिया के ऊपर वार होते हैं, साकिब निसार साहब पूरी दुनिया के लिए आज इबरत का निशान है। वो आज पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते, वो आज किसी की फौतगी में, खुशी में, गमी में नहीं जा सकते क्योंकि उनको पता है कि लोग उनसे सवाल करेंगे। इसके अलावा मरीम नवाज ने पेंडोरा पेपर्स पर रद्दमल देते हुए कहा कि आज कहां है JIT और कहां है दरख्वास्त गुजार। साथ ही उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस पर भी तनकीद की। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पेंडोरा पेपर और ये जो बाकी इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं, तो आज कहाँ है JIT? आज कहाँ है वो दरखास्त गुजार? उसको कौम ढूंढ रही है। जो पैनामा पेपर्स को लेकर गया था अदालत में, आज कौम उस दरखास्त गुजार को ढूंढ रही है और आज कौम उस जस्टिस खोसा को भी ढूंढ रही है जिन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि लाएं दरखास्त मेरे पास, हम सुनते हैं, क्योंकि दरखास्त का फैसला तो पहले ही हो चुका हुआ था। बताएं मुझे, आज कहाँ है वो पैनामा बेंच? आज कहाँ है वो नैब जिसने डे टू डे हमारा केस चलाया, कई सैकड़ों पेशियां हमने भुगती? तो आज कहाँ है वो सब? मुझे ये बताएं कि वो स्कैंडल्स जो हैं उसके लिए आपने अपने जो कौन सा वो है जिसको इन्होंने टास्क दिया अकाउंटेबिलिटी का, इंस्पेक्शन कमीशन, जिस इंस्पेक्शन कमीशन को आप खुद चला रहे, वो इंस्पेक्शन कमीशन आपकी ATMs के बारे में क्या तहकीकात करेगा? मरियम सख्त तनकीद कर रही थी, तारिक सरबराह के हवाले से बात कर रही थी, तो फिर उनसे सवाल हुआ शहबाज शरीफ की पोजीशन के हवाले से, पार्टी के हवाले से। देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मैडम, आपकी जमात के बारे में ये तासुर दिया जाता है कि आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, शहबाज शरीफ प्रो एस्टैब्लिशमेंट। आप मुझसे मेरी बात करें, शुक्रिया, मैं अपनी बात कर रही हूँ ना। जमात का पूरा ये शहबाज शरीफ साहब ऑन एतमाद के ऊपर हैं, आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर, पिटीशन के ऊपर, क्योंकि मैडम आप मुझसे थैंक यू, ये जमात की बात नहीं है, ये मेरी पिटीशन की बात है जो मेरी ज़ात और नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड है। और नवाज शरीफ साहब और मैं समझते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है और ये हमारी अपना जंग है, हमारी अपना केस है, हम लड़ रहे हैं ना, जमात को बीच में ना लाएं। सब बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत की चेयरमैन नैब के हवाले से पोजीशन, साथ ही मरीम नवाज की आज की बातें सब आपने सुनी। हमारे साथ सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं नून लीग के। राना साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हुकूमत ने तौसी दे दी है जब तक नया चेयरमैन तैनात नहीं होता, साथ ही पार्लिमानी कमेटी में मामला जाएगा अगर सदर की मुशावरत के बाद भी दोनों में कंसेंसस नहीं होता, जैसा कि वजीर कानून ने कहा। वजीर इत्तलात की राय बहरहाल वजीर आजम के हवाले से अलग नजर आ रही थी, मगर साथ ही उन्होंने जो ऑर्डिनेंस दिया है उसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी बनाएंगे, पार्लियामेंट में लेके आएंगे। आप लोग अपनी राय दे सकते हैं अगर आप उसमें कोई तब्दीली चाहते हैं, मगर वजीर इत्तलात ये भी कह रहे हैं कि फिर जो पार्लिमानी कमेटी में आपके लोग हों, बेहतर होगा कि उन पर भी नैब के केसेस ना हों, आप इसमें भी इखलाकियात का मुजाहरा कीजिएगा। देखें, इसमें जिस तरह से आपने जो है वो मरीम नवाज शरीफ के बयान का हवाला दिया और उसमें उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनवाई, ये पिछले 4 साल से 2017 से जो मामलात जिस तरह से चले और उसमें जो जुडिशरी का मामला सामने आया और जिस तरह से उन मुअज़्ज़ज़ जजेस को जो है वो इस मकसद के लिए, इस विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया और शरीफ फैमिली को बिलअमूम और मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को जो है वो सज़ा दिलाई गई, आज उन बातों का कोई जवाब नहीं है। आज पिटीशन में जो चीज़ें जिन वाक़यात का जिक्र किया है मरीम नवाज शरीफ ने, उनमें से किसी बात को भी जुटलाया नहीं जा सकता और किसी का जवाब भी नहीं दिया जा सकता। और अदलिया के ऊपर जिस किस्म के ये सवाल उठ रहे हैं और अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जो सवाल उठाए हैं, आप आज पूरी कौम जो है वो जब उनको देखती है
तो वो परेशान भी होती है। और ये भी जो हमारे जुरिस्ट हैं, हमारे जो बार के सीनियर तरीन मेंबर्स हैं, वो भी इसके ऊपर जो है वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अब ये जो आज इन्होंने वारदात की है, ये सिर्फ जो नैब चेयरमैन है इसकी ये एक्सटेंशन का या इसके टेन्योर को एक्सटेंडेबल बनाने की बात नहीं है। ये एक बड़ी भरपूर वारदात है और इस वारदात के ज़रिए एक काम तो इन्होंने ये किया है कि इन्होंने जो पिछले 3-4 सालों में जितनी करप्शन की है, बाकायदा सामने रख के रिंग रोड के किरदारों को, आटा चोरों को, चीनी चोरों को, पेट्रोल की मद में 25-30 अरब रुपया जो है वो एक दिन में कमाने वालों को, सबको सामने रख के उन तमाम ट्रांजैक्शंस को और उन तमाम पर्सनैलिटीज़ को उठा के जो है वो बाहर रख दिया है। एक तो ये इन्होंने वारदात की है और ये चाहते ये है कि सिर्फ चेयरमैन के इर्द गिर्द ही सारी गुफ्तगू होती रहे, फाइनेंशियल करप्शन को तो एक तरफ नहीं रखा है, ध्यान ना दे फैसला साजी के हवाले से, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी फैसला नहीं कर रही थी, हुकूमत काम नहीं कर पा रही थी, उसके लिए क्या है? अगर करप्शन का इल्जाम साबित हो जाए तो नहीं है कि उन्हें बरीज़िमा कर दिया। नहीं तो फिर पिछले 4 सालों में, पिछले 3 सालों में जिन लोगों को 1.5 साल, 2-2 साल, 6-6 माह, 8-8 माह जो है वो जेल में रखा है, वो क्यों रखा? फिर साहब गलत रखा तो अब दूसरों के साथ भी गलत हो। कौन सी फाइनेंशियल जो है वो करप्शन थी? साहब उसमें इस हुकूमत ने गलत किया जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया, जो डर से कि हमारे साथ भी यही होगा। नहीं, मामला ये कि जब आप मिसयूज करेंगे तो फिर ही लोग जो है वो काम करना छोड़ेंगे ना। तो साहब कहीं तो स्टॉप लगाना है ना। इन्होंने इसको इस तरह से जो है वो इसको इन्होंने बदला है कि इसमें जिन लोगों ने यानी पूरी दुनिया के सामने सारे दिन जो है वो डाके मारे हैं, आवाम को लूटा है, वो भी सारे जो है वो बाहर निकल गए हैं। जिन लोगों ने फैसले किए और उन फैसलों की वजह से जो है वो ये चीनी माफिया ने और आटा माफिया ने जो है वो 500-600 अरब रुपया जो है वो आम आदमी की जेब से निकाला, वो अब फारग हो गए, उनको अब कोई जो है वो पूछ नहीं सकेगा। इसी तरह से इन्होंने जुडिशरी को, आप जो इनका सेक्शन 5A है और उसके बाद सेक्शन 16 है, उसको ज़रा आप तफसील से पढ़े कि किस तरह से इन्होंने जुडिशरी को जो है वो यानी अपने यानी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो बात आज से कोई 2-3 माह पहले की थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि जी बस अब हम जो है वो अगले साल 1.5 साल में जो है वो अपोजिशन की तरफ उनका इशारा था और बिलखसूस शरीफ फैमिली को जो है वो हम सज़ाएँ दिलवाएंगे और उनको फारिग कर देंगे। ये पूरी इन्होंने जो है ये वारदात डाली है कि किस तरह से ये जजेस लगाएंगे, किन लोगों को जजेस लगाएंगे, उनको किस तरह से ये मैनेज करेंगे, फिर ये ट्रायल किस तरह से मैनेज करेंगे। यानी ट्रायल के मुतल्लिक भी अगर एक आज तारीख है तो इसके बाद अगली तारीख जो है वो किस तरह से जो है वो उसको भी जो है वो बाकायदा जो है वो सब्सक्राइब किया जाएगा। तो ये सारी जो है इन्होंने ये वारदात की है, मकसद सिर्फ ये है कि अपोजिशन को विक्टिमाइज करना और अपने गंदे एजेंडे को और इंतकाम को जो है उसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन ये दुनिया में पहले भी बहुत बार ये कोशिशें हो चुकी हैं, तो इस तरह से कभी जो है वो लोग कामयाब नहीं हो और इंशाल्लाह ताला ये भी जो है ये इनके तो लंबा केसेस चलते रहे, उसमें आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम की और फिर सज़ा की तलवार लटकती रहे, उससे बेहतर नहीं है कि जल्दी जल्दी केसेस चलें। अगर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से गलत फैसला आ जाए, हाई कोर्ट में चैलेंज करें, उसे सस्पेंशन करा लें। अच्छी बात है कि जल्दी जल्दी जो है वो अरशद मलिक जो है वो लगाए जाएं और उसके बाद जल्दी जल्दी जो है उनसे फैसले लिए जाएं, उसके बाद जल्दी जल्दी बेंच बनवाए जाएं, उसके बाद जल्दी जल्दी बेंचों से फैसले लिए जाएं और जल्दी जल्दी जो है वो अपोजिशन को फारग कर दिया जाए और जल्दी जल्दी से जो है वो इनके सामने जो है वो कोई भी ना हो। तो फिर जो है ना फिर जल्दी जल्दी से फिर कुछ और भी हो जाता है। मगर ये जो अपने तौर पे प्रोग्राम बनाए बैठे हैं ये तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आप हुकूमत की नीयत को क्वेश्चन कर रहे हैं, अब हमसे इसको जो अब हुकूमत की नीयत को क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हमसे ज़ाहिर है वज़ीर इत्तलात ने कमिटमेंट की थी कि वो प्रोग्राम में आएंगे, मगर उसके बाद उन्होंने कह दिया वो मसरूफ है, इसलिए मैं सवाल उनके सामने रख देता। मगर आपसे ये सवाल है, अगर आपको ये एतराज़ है कि हुकूमत की नीयत ये है, जो पीस ऑफ लेजिस्लेशन है ना,
ये पीस ऑफ लेजिस्लेशन नहीं है, ये वारदात है इनकी। मगर अगर ये वारदात है तो इसे पार्लियामेंट में, वो कह रहे हैं हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे, इसको पार्लियामेंट में लेके आएंगे इसको, तो आप पार्लियामेंट में रोकें। आप तो ऑपोजिशन के पास अपनी कोई हिकमत अमली नहीं है, आप लोग तितर बितर हैं, तो पार्लियामेंट में रोकने अगर आपको लगता है। देखें, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हम इसको भरपूर तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे, इसको रोकेंगे, और अगर हमें इसको फेस भी करना पड़ा तो इसको फेस भी करेंगे। लेकिन ये जुल्म और इस तरह की जो ये इनकी है वारदात की, ये अपोजिशन को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद जो है ये इस मुल्क के ऊपर जो है ये हुकूमत करेंगे, या इस मुल्क को लूटेंगे या तबाह करेंगे, जिस तरह से करते आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात है, तो फैसले जो हैं वो मगर अल्लाह ताला के भी होते हैं। सिर्फ इंसानों के ही अगर फैसले हो तो फिर तो ये अब तक हमें जो है वो हर तरफ से फारिग कर चुके होते हैं। मगर हाँ साहब, ये पार्लियामेंट में इसको रोकना है या नहीं रोकना, अदालत में इसको चैलेंज करना या नहीं करना, ये शहबाज शरीफ साहब का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? वो खामोश हैं तो पता नहीं चल रहा है। आज भी मरियम नवाज साहिबा एक अलग पोजीशन लिए हुए हैं, वो तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। उन्होंने जो पिटीशन दायर की उसमें जो बातें की, फिर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बातें की, मगर जब उनसे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से सवाल उन्होंने कहा मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो वो कहाँ खड़े हैं? ये एक सारी अग्रेसिव पोजीशन जो आप लोग ले रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज इसके ऊपर जो है वो पार्टी की सीनियर जो क़यादत है उसके साथ उन्होंने कोई 1.5-2 घंटे की जो है वो उन्होंने मीटिंग की है वीडियो लिंक के ऊपर। सबसे उनकी आरा ली हैं और इसको पार्लियामेंट के अंदर बाहर इस जो ये पीस ऑफ यानी ये वारदात है जो ये लेजिस्लेशन जो करने जा रहे हैं, इसको भरपूर तरीके से रोकेंगे। जहाँ तक इसको चैलेंज करने का तल्लक है तो चैलेंज के मुतल्लिक जो है वो एक राय में थोड़ा फ़र्क है कि इसको हम जो है वो पार्लियामेंट में रोकें और पार्लियामेंट के बाहर इसको सियासी तौर पे जो है वो इसके ख़िलाफ़ जदोजहद की जाए और इसको रोका जाए। क्योंकि अगर हम किसी फोरम पे इसको चैलेंज करेंगे तो फिर ये सारा मामला जो है वो वहाँ पे जाके जो है वो फिर ये क्लोज़ हो जाता है, और उसके बाद वहाँ से आने वाला फ़ैसला जो है वो अगर अवामी तवक्कुआत और इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर पूरा ना हो तो उससे फिर उल्टा नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज PMLN की जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने डिस्कस की हैं, अपनी अपनी तजावीज़ दी हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस बारे में एक सीनियर लेवल की कमेटी बनाई है जो दूसरी जमातों से, जब तक अगर आपने पार्लियामेंट का इरादा किया है पार्टी से और दूसरी अपोजिशन जमातों से जो है वो बात करेगी, और उसके बाद हम चाहेंगे कि पूरी अपोजिशन जो है वो मिल के जो है वो इस वारदात को रोकने के लिए जो है वो मैदान में आए। वैसे क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का ज़्यादा फोकस करेंगे और सड़कों पर करेंगे और अदालत नहीं जाएंगे, तो यानी कि फिर जो इस ऑर्डिनेंस की मुद्दत है जब तक आप पार्लियामेंट में ये फैसला नहीं होता, पार्लिमानी कमेटी के पास अगर मामला चला जाए तो उस वक्त तक चेयरमैन नायब जावेद इकबाल ही रहेंगे, और ये आप लोगों को कबूल है? नहीं, मतलब ये कि जावेद इकबाल ने पहले 4 साल में क्या किया और आगे उसने क्या करना है। अब ये चेयरमैन वाला मामला तो रहा ही नहीं है। अब तो ये ऐसी जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स बनाने जा रहे हैं कि जिसमें अगले 6-8 माह जो है ना अपोजिशन का हर बंदा जो है ना वो अदालत में खड़ा हो, रोज अदालत में तो साहब ये कर देंगे आप जो है ना वो अदालत में खड़ा हो, और उसके बाद जो है वो फिर अगर उसकी आप तफसील में जाके पढ़ेंगे और हमारे मुल्क के हालात को भी देखेंगे कि जो टेन्योर की एक्सटेंशन होती है उसको वो क्यों नहीं दी जाती। रास्ता अगर आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है अहम मुद्दों के ऊपर, ताकि फैसला करने वाला जो जज है या जो अथॉरिटी है उसे ये लालच ना हो कि जी मैं अब इस टेन्योर के बाद फिर मुझे एक्सटेंशन मिलेगी, फिर एक्सटेंशन मिलेगी, और वो उसके फैसलों के ऊपर असरअंदाज ना हो। ये सारा कुछ वहाँ जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में भी ला रहे हैं। मगर साहब आप लोग सारा जो है इस तरीके से जो है ये मैनेज करने जा रहे हैं। आप लोग कर क्या लेंगे? आपके पास तो पार्लियामेंट में अक्सरियत भी हो तब भी आप चेयरमैन सेनेट नहीं हटा पाते, फिर अपना नहीं ला पाते, आप लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। आप पार्लियामेंट में कर क्या लेंगे? ऊपर से आप तितर बितर हैं, पीपल्स पार्टी पर आपको भरोसा नहीं, उन्हें आप पर भरोसा नहीं। आप लोग मिलकर राब्ते करके कर क्या लेंगे पार्लियामेंट में? सड़कों पर भी आप कुछ नहीं कर पाए हैं, अदालत आप जाएंगे नहीं। इसका मतलब है हुकूमत जो चाहेगी करेगी। अगर आपके खदशात दुरुस्त हैं तो हुकूमत ने अगर आज तक भी जो चाहा है किया है तो अब भी वो कर लेगी। मैं कोई ऐसी मिसाल नहीं देनी चाहता, वो किसी को नागवार ना गुजरे, लेकिन जब हुकूमतों के मुतल्लिक ऐसी सूरत हाल सामने आती है ना कि अब इसके ख़िलाफ़ कोई कर क्या लेगा, अब कोई कर क्या सकता है, तो वही वक्त होता है कि फिर उसके बाद जो है ना वो फिर सब कुछ होता है। ये अपने तकब्बर, अपनी रौनियत, अपने जुल्म और अपनी ज़्यादती की
जिस इंतहा को ये पहुंच चुके हैं और जिस तरफ ये अब आगे बढ़ रहे हैं, जो ये अगले 6-8 माह में करना चाहते हैं, यही वो वक्त है कि इसमें इंशाअल्लाह ताला जो है वो सब कुछ होगा जो कि इस वक्त का तकाजा है और जो इस वक्त जो है वो होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला उसकी शुरुआत जो है वो आप आने वाले दिनों में जो है वो आप खुद देखेंगे। राजा ऐसा होगा कैसे, क्योंकि सियासत में जाहिर है टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है। वो टाइमिंग मरियम नवाज साहिबा की अलग है, वो अलग बातें कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब की अलग है। दोनों की टाइमिंग और हिकमत अमली दोनों में ही फर्क है। तो कैसे होगा और क्या होगा आप लोग देखें बात ये है कि टाइमिंग और हिकमत अमली जो है वो मुख्तलिफ लोगों की एक मुख्तलिफ राय हो सकती है, सारी जमातों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन जब फिर इस किस्म के हालात, जो हालात ये पैदा करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, जब ये आते हैं तो फिर लोगों के दरमियान जो है ये फिर टाइमिंग भी और हिकमत अमली भी जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर विद इन डेज जो है ये डिसाइड हो जाती है। मगर तो फिर आज जो आपका इजलास हुआ उसमें शहबाज शरीफ साहब या किसी दीगर रहनुमा ने जो मरियम नवाज साहिबा बातें कर रही हैं उनकी टाइमिंग और मौक़िफ़ उस पर एतराज़ नहीं उठाया, पटिशन में जो लिखा है, फिर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाया। मरियम नवाज़ को ख़ुद को बेगुनाह साबित करने के लिए, इंसाफ के हसूल के लिए, उसे अपने मुकदमे में जिन जो है यानी चीज़ों को दरपेश उन्हें होना पड़ा है और जिस तरह से नाइंसाफ़ी जो है वो उनके साथ हुई है, उसे एक्सपोज करने का उसे पूरा हक़ हासिल है। उन्होंने बिल्कुल अपनी पिटीशन में जो चीज़ें उन्होंने की हैं वो सारी दुनिया जानती है। कोई कह सकता है कि उनमें से कोई चीज़ भी जो है वो गलत है। ज़बान आम है, हर चीज़ सही या गलत की बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी जो वक्त है और जो हिकमत अमली है उस पर क्या पार्टी को एतराज़ नहीं है? क्योंकि जो पहले भी बयानियां हैं उससे गलत या सही थोड़ी कहते हैं शहबाज शरीफ साहब या दीगर रहनुमा, उसकी टाइमिंग पर उसे बयान करना है या नहीं करना है बयानिए को, उसके ऊपर एतराज़ उठाते हैं। नहीं शाहजेब, आप मुझे ये बताएं कि क्या ये मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि उनकी पिटीशन को जो है वो तमाम जो है वो यानी बाकी पिटीशंस को पीछे छोड़ के तो उनकी पिटीशंस को जो है वो लगाया जाए, उसके ऊपर समाअत शुरू की जाए? क्या ये उनकी सवाबदीद है, उनका ये इख्तियार है? अगर आप उनकी पिटीशन को सुनेंगे तो फिर पिटीशन ने अपनी दादरसी के लिए जो है वो अपना मौक़िफ़ बयान नहीं करना, तो ये इसका इल्ज़ाम उनके ऊपर कैसे हो सकता है? राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। कानूनी तौर पर यह मामला कहाँ खड़ा है, कहाँ सूरत हाल जा रही है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुकी है। अपोजिशन एक अलग पोजीशन ले रही है। आइन और कानून क्या कहता है? क्या वाकई चेयरमैन नैब इस वक्त जो जावेद इकबाल साहब हैं उनकी जो तौसी है वो स्ट्राइक डाउन हो सकती है? इसके अलावा क्या ऑर्डिनेंस आगे जाके अदालत में स्ट्राइक डाउन हो सकता है? हमारे साथ बहुत ही सीनियर कानूनदान मौजूद हैं। हामिद खान साहब मौजूद हैं, रशीद रिजवी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब, अगर मैं आपसे पहले जान सकूं कि जाहिर है आइन का एक स्पिरिट है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो इंक्लूसिव हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मुशावरत करें, उसके बाद चेयरमैन नैब तैनात हो, कुछ मजीद ओहदों के बारे में भी यही है। मगर अब अपोजिशन की एक पोजीशन है, वो कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन लीडर के ऊपर केसेस हैं तो ये हो नहीं सकता कि चोर अपना ही तफ्तीशी मुकर्रर करे। तो अपोजिशन में ज़ाहिर है बहुत सारी क़यादत है जिसके खिलाफ केसेस हैं। अगर ये मामला पार्लिमानी कमेटी में जाता है तब भी हुकूमत की ख्वाहिश है कि वो अपने आप को अलग कर लें इस मामले से, जो भी अरकान कौमी असम्बली हैं। अगर ये पार्लिमानी कमेटी में जाए तो आप समझते हैं वाकई जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, आइन और कानून एक तरफ अगर कहता भी है कि कंसल्टेशन हो, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की पोजीशन ठीक है? मैं समझता हूँ महज केस होना किसी के खिलाफ काफ़ी नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। अभी तो केस साबित होना है, तो इस खातर के किसी के खिलाफ कोई केस बन गया है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसमें ओपिनियन देने के उस कानून में जबकि वाज़ेह शेक मौजूद है कि ये तकर्री जो है वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मिलकर करनी है, दोनों की मर्जी से कंसेंसस से होगी, तो इसमें किसी एक को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता इस बुनियाद पर कि जी उसके खिलाफ अपने खिलाफ केसेस हैं नैब के। तो जो अपोजिशन कह रही है कि स्ट्राइक डाउन हो जाएगा अदालत से, आपको लगता है ऐसा हो सकता है?
अभी तक जो जजमेंट्स आई हैं इसके ऊपर, सबसे पहली 2001 वाली जजमेंट थी खान ऑफ असफंदियार वली वाली। उसमें उन्होंने कहा था कि ये कुछ ऐसी शिकें हैं इसकी जिनमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम है, ये इस एहतसाब से रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद भी 2-3 जजमेंट्स आई हैं जिसमें 2 चेयरमैन नैब रिमूव किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो बात यह है कि आप नैब के इस कानून में इस तरह की तब्दीली लाते हैं, थ्रू ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, और एक नैब के चेयरमैन को जो कि जिसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है उसकी मुद्दत में तौसीह करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, उस कानून की रूह के खिलाफ है जिस कानून की बुनियाद एहतसाब है। आप किसी शख्स को ये उम्मीद दिलाते हैं कि वो अपनी टर्म के बाद भी जो है वो उस ओहदे पर फायज रहेगा, वो बहुत ही ज्यादती है और कानून और आइन की रूह के खिलाफ है। अब ये अदालत क्या फैसला करती है तो मैं आज नहीं कह सकता, लेकिन अगर आज़ादाना फैसला करते हैं तो मेरे नज़दीक ये ऑर्डिनेंस जो है सस्टेन नहीं हो सकता। रिजवी साहब, एक आइन का और कानून का स्प्लिट है, मगर अगर अदालत ये कह रही, अगर हुकूमत ये कह रही है कि जी तफ्तीशी अपना मुकर्रर नहीं कर सकता है खुद चोर, और दायरे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात कर रहे हैं, फिर दीगर जिन पर इल्ज़ाम है कि वो ना आए चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से, ये कितनी उसूली पोजीशन है जिसमें हुकूमत कहती है कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन का और उन दीगर मेंबरान का जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं या फिर नैब के केसेस हैं? देखिए, अगर ऐसा कोई प्रिंसिपल है जूरिस्प्रूडेंस में, तो पीटीआई के जो लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं नैब में या एंटी करप्शन में, उनके लिए हुकूमत क्या कर रही है? क्या हुकूमत ने कोई अपोजिशन से जजेस अपॉइंट करवाए हैं? उसमें उन अदालतों में भी जो पीटीआई के लोग हैं उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, उनमें भी तो सरकार के अपॉइंट किए हुए पीटीआई के जुडिशल ऑफिसर अपॉइंट किए हुए हैं, FIA वाले भी वही है, नैब वाले भी वही है। उनके लिए कोई ऐसा अलग इदारा हो जिसको सिर्फ अपोजिशन कंडक्ट करेगी? ये खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कह रहे हैं, ये बात कह के कि जी वो चूँकि केसेस हैं उसमें बन नहीं सकता। जैसे हामिद खान साहब ने कहा कि जब तक कन्विक्शन नहीं होती, एवरी पर्सन इज़ टू बी प्रिज्यूम इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो मैं समझता हूँ कि ये बात कोई वज़न नहीं रखती है। और आप अगर नैब ऑर्डिनेंस का खुद एग्जामिन करेंगे तो उसमें ये है कि इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन विल एक्ट एज चेयरमैन, उसकी प्रोविज़न है। तो उसके बाद आप इस आदमी को क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं? इनकी बदनीयती तो इसी से जाहिर हो रही है कि लॉ में एक है प्रोविज़न की चेयरमैन की एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन काम करेगा, तो फिर ये क्यों उसको लाके बैठाना चाहते हैं? मतलब अगर जो आज ऑर्डिनेंस आया है रिजवी साहब, आपको लगता है, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है काफ़ी सारी तब्दीलियां भी की हैं, जो एतराज़ात नैब पर होते हैं उनको भी एड्रेस करने की हुकूमत ने कोशिश की है, मगर जहां तक कंसल्टेशन वाली बात है उसको रखा है, मगर हुकूमत कह रही है कि हम नहीं करेंगे क्योंकि हम नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म कम अज़ कम नहीं करेंगे, वज़ीर क़ानून कह रहे हैं कि सदर करेंगे, वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि होनी नहीं चाहिए, मगर फिर ये पार्लियामेंट में भी कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट में भी जाएगा, वहाँ पर अपोजिशन अपनी राय दे दे। आपको लगता है जो अपोजिशन कह रही है कि अदालत से स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, ऐसी कोई बात हो सकती है? देखें, जो खान असफंदियार केस का जो स्प्रिट है और जो हम कहते हैं पूरे बहुत सी जजमेंट्स आई है, और चेयरमैन के इशू पे भी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो उस लिहाज से एक इंडिपेंडेंट अगर आप इदारा चाहते हैं तो उसका सरबराह भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। उसमें अगर इसके कंटिन्यूएशन को अलाउ करेगी सुप्रीम कोर्ट, तो मैं समझता हूं कि वो पब्लिक की नज़र में और पब्लिक एट लार्ज की नज़र में वो नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे कि ये तो जो है आप वही पुराने साहब को अपने लॉ के ख़िलाफ़, जो लॉ कहता है ओरिजिनल जो मास्टर स्टैट्यूट है वो कहता है उसके ख़िलाफ़ मुनफी करेंगे। उसूलन तो मैं समझता हूँ स्ट्राइक डाउन हो जाना चाहिए।
हामिद खान साहब, आप क्या कहिएगा? जावेद इकबाल साहब उस वक्त तक कंटिन्यू करें जब तक कि कंसल्टेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता। अपोजिशन के लिए इसमें बहुत लंबा टाइम लग सकता है, इसलिए इनको बहुत लंबी तौसी भी मिल सकती है। क्या ये जो कानून है उसके मुताबिक है? देखिए, बात यह है कि कंसल्टेशन होती रहे, लेकिन ये नैब चेयरमैन जिस दिन उसकी टर्म खत्म हो जाएगी, 4 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद एक दिन भी वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। आप एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसको कंटिन्यू करा रहे हैं, तो आप उस बुनियादी कानून की जिसको आप तरमीम जिसकी करने जा रहे हैं बजरिया ऑर्डिनेंस के, उस रूह के खिलाफ कर रहे हैं, उसके जो असल मकासद हैं उसके खिलाफ कर रहे हैं। और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की इस हवाले से जजमेंट्स हैं उसके बरक्स आप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कंसल्टेशन बेशक होती रहे, इन द मीन टाइम जो नंबर 2 आदमी है वो एज एन एक्टिंग चेयरमैन चले, लेकिन इस चेयरमैन को 4 साल के बाद कंटिन्यू करना जो है वो सरासर गैर कानूनी होगा। जावेद इकबाल साहब जो हैं रिजवी साहब, वो खुद भी तो जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्हें इन कानूनी पेचीदगियों का पता होगा। उसके बावजूद अगर वो इस तौसी को कबूल करते हैं तो आपके ख्याल में उन्हें नहीं पता होगा कि ये कानून के मुताबिक है या नहीं है? आपको लग रहा है ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा अदालत से? उनको ये अंदाज़ा तो होना चाहिए कि जो ऑर्डिनेंस है या आ रहा है वो बिल्कुल ही 99 ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ है, और उसकी जो असफंदियार वली की जजमेंट जो है उसके स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। उन्हें अखलाक़ी तौर पे तो कबूल नहीं करना चाहिए, लेकिन इस मुल्क में खानज़ादा साहब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मैं आबिद खान साहब, फिर मुझे ये भी बताइएगा कि एहतसाब की जो ये स्ट्रगल है, जो नारा है, उसमें आप साथ रहे इमरान खान साहब के, एक लंबा अरसा आप साथ रहे, आपने ये स्ट्रगल की। जो 3 साल तक ये एहतसाब हुआ है, जिस पर अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि इंतकाम है, एहतसाब नहीं है, अदालतें कहती हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, आप खुद बतौर ऐसी शख्सियत के जिन्होंने साथ स्ट्रगल की, किस हद तक आपको इत्मीनान है कि ये दुरुस्त एहतसाब हुआ? ये जिस तरह से एहतसाब का अमल चल रहा है कुछ सालों से, वो काबिल तसल्ली तो नहीं है, इत्मीनान बख्श तो नहीं है, क्योंकि उसमें लगता तो है कि सिर्फ अपोजिशन को ही उन्होंने इसमें एहतसाब के तहत लेके आए हैं, और दूसरे लोग जिनका हुकूमत से कोई ताल्लुक है, ये जिसको इस्टेब्लिशमेंट पसंद करती है, चाहे उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात है, केसेस हैं, उसके ख़िलाफ़ एहतसाब नहीं हो रहा। तो इस वक्त तो यही लग रहा है कि जैसे एहतसाब जो है ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसका सिलसिला चला रही है, उसमें जिसको अप्रूव करते हैं उसके ख़िलाफ़ होता है, जिसको नहीं चाहते उसके ख़िलाफ़ नहीं होता। लिहाजा ये तासुर बड़ा आम पाया जाता है कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा। मगर एहतसाब ही लगे, ना कि इंतकाम लगे, इस तासुर को ज़ाइल करने की जिम्मेदारी चेयरमैन नैब की है या किसी और की है? ये चेयरमैन नैब का ही बुनियादी काम है कि एहतसाब बराबरी की सतह पर, बराबरी की बुनियाद पर और अक्रॉस द बोर्ड करे। अगर वो नहीं होता तो उसमें जिस पर सबसे बड़ा ब्लेम आएगा वो चेयरमैन नैब ही होगा। और मैं समझता हूं कि पिछले 4 साल की चेयरमैन नैब की कारकर्दगी कोई तसल्ली बख्श नहीं रही। इससे पहले भी वो जिस किसी भी फंक्शन में उनको दी गई है जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी उन्होंने कोई इतनी अच्छी तरह निभाई नहीं। इससे कबल उन्होंने जो 2011 का जो वहाँ पर उसामा बिन लादेन वाला जो था अटैक, उसके ऊपर जो एक कमीशन बना था, उसका भी चेयरमैन इन्हीं मौसूफ को लगाया गया था। उसकी रिपोर्ट आज तक मंजर आम पर नहीं आ सकी कि क्या इन्होंने रिपोर्ट दी थी। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा से के इशारों पर चलते हैं, इसलिए इनकी कारकर्दगी हरगिज एहतसाब के हवाले से किसी सूरत भी तसल्ली बख्श नहीं है। रजीव साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर हुकूमत तौसी देना चाहती है जावेद इकबाल साहब को, ये कहकर कि उनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा अच्छी है। नैब खुद कहता है कि जी हमारी कारकर्दगी उनके दौर में बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप कैसे देखते हैं, वाकई एक ऐसी कारकर्दगी है जिसको सराहा जाए, जिसके लिए हुकूमत तौसी का सोचे या उन्हें दोबारा अपॉइंट करने का सोचे?
देखिए, ये अगर क्राइटेरिया आप बनाते हैं कि बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है तो उसको एक्सटेंशन मिलना चाहिए, तो फिर ये एक इदारे तक महदूद क्यों है? फिर ये ब्यूरोक्रेसी में भी लाएं, सिविल सर्वेंट्स में भी लाएं कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको एक्सटेंशन दें। फिर जुडिशरी में भी जजेस, चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको एक्सटेंशन दें। ये कोई जवाज़ नहीं है कि कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको एक्सटेंशन देते रहें, आप देते रहें और दूसरे को मौके से महरूम करें। उनके जिसकी बारी है इस वक्त चेयरमैन नैब बनने की, उसको आप डिप्राइव कर दें। ये किसी लॉ में, किसी सिस्टम में, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में ये चीज़ होती नहीं है कि ये बहुत अच्छा है तो इसको अलाउ कर दो, ये कंटिन्यू करता रहे। इस तरह तो सारे डिपार्टमेंट में आप पंडोरा बॉक्स खोलेंगे आप हर जगह, फिर ये कहेंगे कि जी यहाँ बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, इसको क्यों आप महरूम कर रहे हैं काम से। तो मैं समझता हूँ इस ये जवाज़ बिल्कुल ऐसा नहीं है जिसे कबूल किया जाए। पहली बात तो ये कि ये बहुत डिस्प्यूटेड है कि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, ये लोग नहीं मान रहे हैं। और अगर मान भी लिया जाए फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, ये कोई ग्राउंड नहीं है कि जिस पर आप एक्सटेंशन दें इन्हें। बहुत शुक्रिया, आपने कानूनी राय भी सुनी, इसके अलावा राय सुनी। हामिद खान साहब और रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे हैं कि अदालत का में ये ऑर्डिनेंस स्टैंड कर जाए, जो तरामीम की गई हैं वो स्टैंड कर जाएं, ये मुश्किल नज़र आता है। अपोजिशन कह रही है कि इसको चैलेंज किया जाएगा अदालत में और अदालत से ये स्ट्राइक डाउन होगा। हुकूमत पर एतमाद है और नज़र आ रही है। आज में इतना ही इजाज़त दीजिए।